हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम लोग आज हम लोग 15/3/2024 को TRE3 में पूछे गए प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें आज हमने साइंस के प्रश्नों को लिया है। TRE3 की परीक्षा निरस्त हो गई थी। हालांकि परीक्षा निरस्त हो गई थी, लेकिन इसमें से बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो स्टैंडर्ड क्वालिटी के पूछे गए थे और इससे मिलते जुलते प्रश्न आगे परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। इसलिए हमने आज उन्हीं प्रश्नों को हल करने का प्रयास किया है और हल करके देखते हैं, और आप भी इसे हल करें। और अंत में कमेंट बॉक्स में आपसे आशा करते हैं कि आप अपने स्कोर ज़रूर लिखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की पहचान होती है? गैल्वेनोमीटर, जेनरेटर, अमीटर। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जैसा कि बीपीएससी में 5 ऑप्शन हमें पूछा जाता है, वैसे ही 5 ऑप्शन हमने यहाँ पर भी लिया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा अमीटर। अमीटर ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा को मापा जाता है। विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है, इसलिए इसका नाम अमीटर है। गैल्वेनोमीटर का उपयोग छोटे विद्युत प्रवाह का पता लगाने या उनके परिणाम को मापने में किया जाता है। और जेनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जैसे जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है और पंखा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। हमारा अगला प्रश्न है, सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? ऑप्शंस हैं वातावरणीय परावर्तन, बी वातावरणीय अपवर्तन, सी पूर्ण अपवर्तन, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा बी वातावरणीय अपवर्तन के कारण। सितारे हमसे बहुत अधिक दूरी पर होते हैं। हालांकि सितारा और सूर्य दोनों तारा ही है। जो फंक्शन सितारे में होता है वही फंक्शन सूर्य में भी होता है, लेकिन सूर्य हमसे नज़दीक होने के कारण इसका प्रकाश पृथ्वी तक अधिक मात्रा में आता है और यह हमें अधिक चमकता हुआ प्रतीत होता है। जबकि तारे बहुत अधिक दूरी पर होने के कारण उसका प्रकाश पृथ्वी तक आने में बहुत अधिक समय लग जाता है। सितारे के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया वातावरणीय अपवर्तन के कारण होता है। इसके अन्य उदाहरण, पानी से भरे टब की तली में पड़ा सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखता है। द्रव में डूबी हुई सीधी छत टेढ़ी दिखाई पड़ती है। अगला प्रश्न है, पोर्सलीन मग में गर्म चाय पीना सुविधाजनक है स्टील के गिलास की तुलना में, क्योंकि ऑप्शंस हैं क्योंकि पोर्सलीन मग में हैंडल होता है, पोर्सलीन ऊष्मा का कुचालक है, स्टील के गिलास में चाय तेजी से ठंडी हो जाती है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, पोर्सलीन एक ऐसी वस्तु है जो ऊष्मा का कुचालक होता है, और ऊष्मा का कुचालक होगा तो वह अधिक गर्म नहीं होगा, क्योंकि जो वस्तु अधिक गर्म हो जाएगा तो जब हम उस गिलास को अपने मुंह से लगाएंगे तो मुंह जल जाएगा। इसलिए हम ऐसे कटोरी में या कप में रख करके चाय पीते हैं जो विद्युत का कुचालक हो। तो पोर्सलीन ऊष्मा का कुचालक होता है। सही जवाब इसका बी होगा, पोर्सलीन ऊष्मा का कुचालक होता है। अगला प्रश्न है,
अवतल दर्पण द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब। ऑप्शन है निश्चित रूप से वास्तविक होगा यदि वस्तु आभासी है, हमेशा वास्तविक होता है, हमेशा आभासी होता है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, क्योंकि अवतल दर्पण द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब वस्तु की स्थिति के आधार पर वास्तविक, आभासी और उल्टा हो सकता है। जैसे यदि वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण पर उल्टा तथा वास्तविक बनेगा। यदि वस्तु की स्थिति अवतल दर्पण के फोकस तथा ध्रुव के बीच हो तो दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब आकार में बड़ा, सीधा और आभासी होता है। ऐसी स्थिति में दर्पण का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। इस पर हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एम्फोटेरिक अणुओं में शामिल है? एसिटिक अम्ल, मैलिक अम्ल, जल। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा सी, जल में। जल एम्फोटेरिक अणुओं में शामिल किया जाता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड अम्ल और क्षार के रूप में कार्य कर सकता है। यह अम्ल और क्षार दोनों को निष्क्रिय कर देता है। इसके उदाहरण एल्यूमिनियम ऑक्साइड व जिंक ऑक्साइड है। अगला प्रश्न है, लुईस की अभिधारणा निम्नलिखित में से किसके बर्ताव को व्याख्यायित करता है? ऑप्शंस हैं क्षार, लवण, प्रोटोनिक एसिड। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ए, क्षार। अम्ल और क्षार की प्रक्रिया को उदासीकरण प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। उदासीकरण प्रक्रिया का उत्क्रम हाइड्रोलिसिस है। इस अभिक्रिया के उत्पाद अम्ल और जल है। उदाहरण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया में सोडियम क्लोराइड, लवण और कुछ अतिरिक्त जल के अणुओं का विलयन बनता है। अगला प्रश्न है, उदासीकरण प्रक्रिया का उत्क्रम क्या है? इसका सही जवाब होगा सी, हाइड्रोलिसिस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? CO, ऑप्शन बी HF, ऑप्शन सी CD, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। द्वितीयक प्रदूषक जो किसे, इसका सही जवाब होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। वे प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों और अन्य वायुमंडलीय घटकों के बीच परस्पर क्रिया के कारण बनते हैं, द्वितीय प्रदूषक कहलाते हैं। उदाहरण स्वरूप पेन, प्रकाश, रासायनिक, धुंध, ओजोन और अम्ल वर्षा इत्यादि वे प्रदूषक जो स्रोत में सीधे वायुमंडल में प्रवेश करता है प्राथमिक प्रदूषक कहलाता है। CO2, CO, HF व इत्यादि। जो प्रदूषक डायरेक्ट पृथ्वी से वायुमंडल में जाता है, जैसे CO2 धुआं कहीं उठता है या हम सांस लेते हैं, गाड़ियों से धुआं निकलता है, तो ये सभी प्राथमिक प्रदूषक है। और प्रदूषक से फिर प्रदूषक अगर बनता है तो वह द्वितीयक प्रदूषक है। यहाँ जितने सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं ये सारे
प्राथमिक प्रदूषक है, इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन हो जाएगा इसमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देते हैं? क्रोमोसोम, आरएनए, जीन। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा सी, जीन। डीएनए का वह भाग जो प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है वह जीन है। जीन प्रत्येक मानव कोशिका के अंदर पाए जाते हैं, जिन्हें केवल शक्तिशाली माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति में लगभग 20,000 जीन होते हैं। जीन को विभिन्न लक्षणों के लिए कोड किया जाता है, जैसे पुरुष या महिला, लिंग व आंख का रंग इत्यादि। हमारा अगला प्रश्न है, यदि कोई बीमारी नॉन डॉर्मेंट प्राणी के किसी मनुष्य में पहुंचती है तो इसे क्या कहते हैं? पशुजन्य बीमारी, संक्रामक बीमारी, जन्मजात बीमारी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो बीमारी किसी जंतु से इंसानों में पहुंचता है तो इसे पशुजन्य बीमारी कहा जाता है। यदि कोई बीमारी जो किसी नॉन ह्यूमन प्राणी से किसी मनुष्य में पहुंचती है तो इसे पशुजन्य बीमारी या जूनोटिक रोग कहा जाता है। जानवर कभी कभी हानिकारक रोगाणु जैसे वायरस, बैक्टीरिया, परजीवी और कवक इत्यादि के वाहक होते हैं, जो जूनोटिक रोगों के कारण बनते हैं, जिसे लोगों में गंभीर बीमारी का कारण बनता है। जैसे अभी हाल ही के दिनों में, पिछले दिन हम लोग कोरोना से पूरी तरह ग्रस्त रहे, यह भी एक पशुजन्य बीमारी ही था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अजीवीय कारक नहीं है? आर्द्रता, जंतु, ऊंचाई। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आजीवीय कारक मतलब जो जीवित नहीं हो, जिसमें जान नहीं हो, उसे आजीवीय कारक कहेंगे। तो आर्द्रता, ये भी नॉन ह्यूमन है, इसमें जान नहीं है। ऊंचाई, इसमें भी नहीं है। और एक देख रहे हैं यहाँ जंतु, ऑप्शन हमारा जंतु है, जो जिसमें जान होता है और ये जानदार लिविंग थिंग्स है, इसलिए इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा बी, जंतु। आजीवीय और जैविक शब्द पारिस्थितिक तंत्र में मौजूद सभी निर्जीव कारकों को संदर्भित अजीवीय और जैविक शब्द पारिस्थितिक तंत्र में मौजूद सभी निर्जीव कारकों को संदर्भित करता है, जैसे आर्द्रता, सूर्य प्रकाश, जल व भूमि इत्यादि। जैविक कारक सभी जीवित चीज़ों से संबंधित है, जैसे जंतु, उत्पादन, उपभोक्ता और डिकम्पोजर इत्यादि है। इस पर हमारा अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है? फूलों पर, तनों पर, पत्तियों पर। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा डी, क्योंकि वायु प्रदूषण का प्रभाव फूलों पर भी पड़ेगा, तनों पर पड़ेगा और पत्तियों पर, सभी पौधे के सभी अंगों पर वायु प्रदूषण का प्रभाव पड़ेगा। वायु प्रदूषण पौधों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। जमीनी स्तर के ओजोन जैसे हानिकारक पदार्थ प्रकाश संश्लेषण में बाधा डालते हैं, पेड़ों की पत्तियों और फूलों को बढ़ने से रोकते हैं और उनके खिलने में देरी करते हैं। इसके अलावा अम्लीय वर्षा और मिट्टी द्वारा अवशोषित प्रदूषक पौधों की जड़ों व तनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस प्रकार अगला प्रश्न है हमारा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या कहलाता है? अपघट्य, विद्युत लोपन, विद्युत धारा। विद्युत धारा। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, इसका सही जवाब होगा विद्युत धारा।
इलेक्ट्रॉन का प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है। विद्युत धारा ऋणात्मक आवेशों का प्रवाह है जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं। धारा प्रवाह की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अपेक्षित घनत्व के लिए सही इकाई चुनिए। ऑप्शन ए किलोग्राम पर सेंटीमीटर, ऑप्शन बी मात्रक विहीन, ऑप्शन सी किलोग्राम प्रति घन मीटर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा सी किलोग्राम प्रति घन मीटर। अपेक्षित घनत्व को किसी पदार्थ के घनत्व और पानी के घनत्व के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है। चूँकि अपेक्षित घनत्व समान मात्राओं का अनुपात है, यह एक आयामहीन मात्रा है और इसकी कोई इकाई नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, यदि हम कपूर को खुले बर्तन में रखें तो इसकी मात्रा घटती रहती है। इस घटना का नाम क्या है? उत्पादन, संघनीकरण, अवक्षेपण। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। यदि हम ऊर्ध्वपातन, किसी भी ठोस पदार्थ, हम लोग जानते हैं कि किसी भी ठोस पदार्थ को यदि गर्म करें तो वह द्रव अवस्था में बदलता है, फिर द्रव से गैस अवस्था में बदलता है। लेकिन कपूर एक ऐसा पदार्थ है जिसे यदि गर्म करें तो यह ठोस से सीधे गैसीय अवस्था में चला जाता है। ठोस से गैस। यदि कोई पदार्थ ठोस पदार्थ है और उसे हम गर्म करते हैं, गर्म करने से वह द्रव में नहीं बदल के डायरेक्ट गैस में बदल जाता है, तो यही चीज ऊर्ध्वपातन कहलाता है। और फिर उसे जब ठंडा करेंगे तो गैस से वह ठोस में बदल जाएगा, बीच में वह द्रव वाला अवस्था में परिवर्तित नहीं होता है। जबकि अन्य सभी पदार्थ ठोस से द्रव में जाता है, द्रव से तब गैस में जाता है और फिर उसे ठंडा करने पर गैस से द्रव में बदलता है और फिर द्रव से ठोस में बदलता है। लेकिन कपूर में ऐसा बात नहीं है। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ये हमारा आज का 15 प्रश्न हम लोगों ने हल किया और आप लोगों का जो भी स्कोर आए कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करेंगे। और ये सभी प्रश्न काफ़ी स्टैंडर्ड टाइप के प्रश्न थे और जो आपकी तैयारी में बहुत मददगार साबित होंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।